नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान पार्ट नंबर 4। अब हमारी जो श्रृंखला होगी 151 से 200 तक। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो कि संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध किस भाग में है। यानी कि संघ और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध है वो किस भाग में है। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाग 10 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो भाग नंबर 10 में जो संघ और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध हैं वो भाग 2 में है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 264, आर्टिकल 265। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय जो परिषद का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं। यानी जो संघ सूची की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है। जैसे कि राज्य के पास है या केंद्र के पास है या समवर्ती में है या राष्ट्रपति में है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन का प्रावधान है। ठीक है, किस भाग में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से, वित्तीय आपातकाल से या राष्ट्रीय आपातकाल से या राज्य आपातकाल से। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 362 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 कब लागू होता है। जो अनुच्छेद 356 है वो कब लागू होता है, केंद्र पर लागू होता है या राज्य पर लागू होता है या पंचायती राज पर या न्यायपालिका पे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो अनुच्छेद 356 है वो राज्य सरकार पे यानी राज्य गवर्नमेंट पर लागू होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए 352 में, ऑप्शन बी 355 में, ऑप्शन सी 356 में या ऑप्शन डी 360 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के द्वारा लागू होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है। ठीक है, यानी कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है। एक बार लागू हुआ है, 2 बार लागू हुआ है, 3 बार लागू हुआ है या कभी नहीं। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा ही नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो आपातकाल की स्वीकृति वो सांसद द्वारा कितने समय में दी जानी चाहिए। यानी कि आपातकाल की जो स्वीकृति है वो सांसद द्वारा कितने समय में दी जानी चाहिए, यानी कि कितने समय में दी जानी चाहिए, यानी कि 1 माह या 2 माह, 2 माह या 3 माह या 6 माह। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि आपातकाल की जो स्वीकृति है सांसद द्वारा सिर्फ 2 माह में देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। यानी कि जो हमारा आर्टिकल नंबर है अनुच्छेद 74 वो किस चीज़ से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है या मंत्रिपरिषद से संबंधित या सांसद से या सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 374 है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद जो 74 है 74 है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के प्रति या राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति या सुप्रीम कोर्ट के प्रति। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है, यानी कि ऑप्शन ही सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री या सांसद या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन था, यानी भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था। ठीक है, जैसे कि MC सेठालाल वार्ड या TT कृष्णामाचारी या KM मुंशी या BR अम्बेडकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा MC सेठालाल वार्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने साल तक होता है। ठीक है, उसका कार्यकाल कितने साल तक होता है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए 5 वर्ष या ऑप्शन बी लोकसभा की कार्यकाल या ऑप्शन सी 6 वर्ष तक या राष्ट्रपति की इच्छा तक। लेकिन नहीं, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ लोकसभा के कार्यकाल तक ही होता है, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जब तक लोकसभा सांसद में चलती है तब तक लोकसभा अध्यक्ष रहता है। जब लोकसभा भंग की जाती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा भंग करते हैं। ठीक है, जब उनके खिलाफ महाभियोग के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष है उसका कार्यकाल खत्म किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा का कोई निर्धारित वर्ष नहीं है। इसका जो निर्धारित वर्ष है वो मैक्सिमम 5 साल तक है, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो 5 साल के बाद जब पुनः चुनाव होता है, जो सांसदीय समिति गठित होती है उस सांसद समिति में किसी एक को वो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, तो उस सांसद लोग किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। तो जितने साल तक यानी कि जो एक मैक्सिमम 5 वर्ष तक रहती है, लेकिन 5 साल के अंदर भी या पहले भी कभी भी लोकसभा विघटित कर दी जा सकती है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल एक जो मैक्सिमम जो निर्धारित की गई वो 5 साल तक है, लेकिन 5 साल से पहले भी कभी भी विघटित किया जा सकता है उसके खिलाफ महाभियोग लाने के बाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो है हमारा वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है या लोकसभा के सदस्य करते हैं या राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव है वो लोकसभा के जो सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं उसके सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में,
राज्यसभा में या दोनों में या किसी में नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शून्यकाल किस सदन से संबंधित है, यानी कि जो शून्यकाल है वो किस सदन से संबंधित है। शून्यकाल है वो किस सदन से संबंधित है, जैसे कि राज्यसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा से या दोनों से, या संविधान में वर्णित इसकी जो प्रक्रिया है उसके अधिक। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों से। जो शून्यकाल है वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से सदन से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 169, यानी कि प्रश्नकाल का उल्लेख। जो प्रश्नकाल का उल्लेख है वो किस में वर्णित है, संविधान में वर्णित है, ये संसद के नियमों में, या न्यायालय में, या राष्ट्रपति के आदेश में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रश्नकाल का जो उल्लेख है वो संसद के नियमों के आधार पर आधारित होता है कि संसद प्रश्नकाल का उल्लेख कब किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। जो संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा सभापति करता है, या राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है, या प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद संयुक्त की जो सत्र की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसे कि इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था। भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था। MC चागला, पतंजलि शास्त्री, या हरिलाल जे कनिया, या BN राव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था वो थे हरिलाल जे कनिया। हरिलाल जे कनिया जी भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जो न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जैसे कि महाभियोग, या अविश्वास प्रस्ताव, या निलंबन, या बर्खास्तगी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यायाधीशों के खिलाफ क्या होता, महाभियोग लाया जाता है सदन में, सांसद में। ठीक है, जो सांसदी जो एक रणनीति होती, जो सांसद के जो सदस्य लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि न्यायाधीशों के खिलाफ एक महाभियोग की प्रक्रिया जारी करते हैं। जो न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया होती है उनके खिलाफ महाभियोग जारी करते हैं। ठीक है, यानी कि महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कौन तय करता है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कौन तय करता है। राष्ट्रपति करता है, सांसद करता है, या सुप्रीम कोर्ट करता है, ये संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है वो सांसद तय करता है कि अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनहित याचिका यानी कि PIL किस देश की अवधारणा है, यानी कि जो संविधान में जो एक PIL यानी कि जनहित याचिका जो संविधान में वर्णित है वो किस देश की अवधारणा है, यानी वो ये प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है। ठीक है, ये सॉरी याचिका किस देश की अवधारणा है, सॉरी यानी कि जो PIL है वो किस देश की अवधारणा है, ना ब्रिटेन की है, ना अमेरिका की है, ना कनाडा की। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। ठीक है, भारत। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे, यानी कि जो संविधान की जो व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है। राष्ट्रपति के पास है, या सांसद के पास है, या सुप्रीम कोर्ट के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि संविधान की व्याख्या करने की जो अंतिम अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है।
ना सांसद के पास है, ना राष्ट्रपति के पास है, ना प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यानी कि जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किस अनुच्छेद में है? जैसे कि आर्टिकल 32 में है, या आर्टिकल 124 में है, या आर्टिकल 226 में है, या आर्टिकल 32 और 226 में है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 32 और 226 में रिट जारी करने की शक्ति है, ना कि 32 में है, ना 24 में है, ना 226 में। यानी कि रिट जारी करने की जो शक्ति है 32 और 26 में है, यानी कि 32 की जो प्रक्रिया लागू होती 32 और 226 के अनुसार ही रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? यानी कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के द्वारा, या अनुच्छेद 24 के द्वारा, 124 के द्वारा, या अनुच्छेद 226 के द्वारा, या अनुच्छेद 227 के द्वारा। अभी हमने बात किया है जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 226 में है, यानी कि अनुच्छेद 32 और 226 में उच्च न्यायालय का जो रिट जारी करने के वो अनुच्छेद 32 और 26 में है। ये अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 131 में, या अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 136 में। यानी कि जो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है वो है 226 में, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो है 32 में। ठीक है, ये कट है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि जो उच्च न्यायालय है वो 226 के द्वारा रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो वो आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 136 किस से संबंधित है? अपील से, या विशेष अनुमति याचिका से, या रिट से, या पुनः विचार याचिका से। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 126 है वो विशेष अनुमति की एक याचिका है जो विशेष अनुमति मांगती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे कि सांसदीय संप्रभुता, या विधि का शासन, या संघवाद, या समाजवाद। ठीक है, ये किस पर आधारित है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि विधि का शासन। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो विधि के शासन के सिद्धांत के पर आधारित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो किस से लिया गया है? वो जो लिया गया है वो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। ठीक है, ये कट है, इनसे नहीं। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक का जो स्तंभ था वो उससे लिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो किस से संबंधित है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किस से संबंधित है? जैसे कि कर से नहीं संबंधित है, ठीक है, भाषा से संबंधित है, भूमि से नहीं संबंधित है, चुनाव से। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा से संबंधित है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। यानी कि जो 8वीं अनुसूची है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल उसमें 22 भाषाएं हैं। टोटल उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है वो कितना होता है? वो होता है ऑप्शन बी, यानी कि 3
और 2, 3 और 2 का राष्ट्रीय अनुपात होता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है वो 3 और 2 का होता है, ना 2 3 का होता है, ना 4 3 का होता है, ना 5 3 का होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रगान क्या कहलाता है? संविधान के अनुसार जो भारत का राष्ट्रगान है वो क्या कहलाता है? वंदे मातरम, या जनगण मन, या सारे जहां से अच्छा, या जय हो। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनगण मन। यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रगान है वो संविधान के अनुसार एक जनगण मन के अनुसार कहलाता है। वंदे मातरम नहीं, न सारे जहां से अच्छा, न जय हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है कि वंदे मातरम को क्या दर्जा प्राप्त है? जो हमारा वंदे मातरम है उसको क्या दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रगान प्राप्त है, या राष्ट्रगीत, या राज्यगीत, या संवैधानिक गीत? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो वंदे मातरम है वो एक हमारा राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है, ना कि संवैधानिक है, ना राजगीत है, ना राष्ट्रगान है। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय गीत। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि संविधान के अनुसार भारत का राज्य भाषा क्या है? यानी कि जो संविधान के अनुसार है वो भारत देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, या अंग्रेजी है, या हिंदी अंग्रेजी दोनों है, या हिंदी देवनागरी लिपि है? ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि संविधान के अनुसार जो भारत की जो राज्य भाषा है वो है हिंदी, यानी कि देवनागरी लिपि। ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना हिंदी और अंग्रेजी, सिर्फ है वो हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, संघ की जो राजभाषा है वो किस अनुच्छेद में है? जो संघ की जो राजभाषा है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, जो संघ की जो राजभाषा है वो अनुच्छेद 243 में है, ना 345 में, ना 48 में, ना 351। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 343 में राजभाषा से संबंधित भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 343 में है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है कि राजभाषा से संबंधित भाग कौन सा है? यानी कि राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है? ठीक है, कौन सा भाग है? ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी राजभाषा संबंधित भाग कौन सा है वो है ऑप्शन सी। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित भाग कौन सा है? जो अनुसूचित जात है और जो जनजाति है उससे संबंधित भाग कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है? उनसे जो संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 से 30, या अनुच्छेद 31, या अनुच्छेद 32? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्पसंख्यक से संबंधित जो अनुच्छेद होता है वो 29 और 30 होता है। ठीक, 29 और 30 होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग किस अनुच्छेद से अपना संबंध रखता है? यानी कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जात है और अनुसूचित आयोग है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, या अनुच्छेद 341, या अनुच्छेद 342। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 338, राइट आंसर। ना अनुच्छेद 340 होगा, ना अनुच्छेद 341 होगा, ना 42 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? किस आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति है वो अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 40।
340, यानी कि जो सही आंसर होगा पिछड़ा वर्ग आयोग जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल नंबर 340 से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, उसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 324, यानी कि इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, सांसद में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है कितने वर्ष के लिए। जो सांसद में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है वो बढ़ाई जाती है 10 वर्ष के लिए, यानी कि हर 10 वर्ष बाद अनुसूचित जनजाति की जो अवधि है वो बढ़ा दी जाती है 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान का अंतिम भाग कौन सा था। संविधान का जो अंतिम भाग था वो कौन सा था, वो था ऑप्शन सी, संविधान का अंतिम भाग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा दो लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान की अंतिम अनुसूची कौन सी है, यानी कि संविधान की जो अंतिम अनुसूची है वो कौन सी है। 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची। संविधान की जो अंतिम अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है, यानी कि जो संविधान में संशोधन की शक्ति है वो किसके पास है। राष्ट्रपति के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या सांसद के पास है, या राज्य सरकार के पास है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो सिर्फ सांसद के पास है। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। हमारे भारत का संविधान किस प्रकार है, लिखित है या अलिखित है, या लचीला है, या पूर्णतः कठोर है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे जो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। भारत का एक ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व में लिखित संविधान है। ये हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे अभी तक टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं पॉलिटी के। ठीक है, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।